गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर प्रेम बाफना, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, जीएचएस गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट, पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक। यूनिट फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्लेटो, और आज के लेक्चर का टॉपिक है प्लेटो का सामान्य परिचय। प्लेटो न केवल यूनान का अपितु समूचे पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। केवल इतना ही नहीं, प्लेटो विश्व भर के सर्वोत्कृष्ट विचारकों में अपना स्थान रखता है। प्लेटो से पूर्व पश्चिम में किसी ने भी इतने तर्कसंगत रूप में राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन नहीं किया। प्लेटो का जन्म और रचना काल आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व का था, जिसकी परिस्थितियां आज की परिस्थितियों से बहुत भिन्न थी। उसके राजनीतिक विचार की रूपरेखा को तत्कालीन नगर राज्यों ने निर्धारित किया था, परंतु प्लेटो के सिद्धांतों में शाश्वत सत्य का संदेश है। उसके राजनीतिक दर्शन में अमर तत्व है। प्लेटो का यह कथन कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है, और जिस प्रकार एक आदर्श व्यक्ति में सत, रज और तम इन तीन गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में भी इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सतोगुण की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए। यह एक शाश्वत सत्य है। प्लेटो का यह आग्रह करना कि राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक शक्ति में पृथक्करण होना चाहिए। उसका यह विश्वास था कि शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथ में हो जो इहलौकिक आकर्षणों से परे हो तथा आर्थिक स्वार्थ से निर्लिप्त हो, और जिनकी बुद्धि विशुद्ध और निर्विकल्प हो। यह वह अमर संदेश है जो आज भी उतना ही सत्य है जितना कि उस समय जबकि इस अमर दार्शनिक ने इसे मानवता को दिया था। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस के एक कुलीन घराने में हुआ था। प्लेटो का पारिवारिक नाम एरिस्टोक्लिस था, परंतु उसे प्रसिद्धि प्लेटो के रूप में प्राप्त हुई, जो उसका उपनाम था। प्लेटो तत्कालीन यूनान के एक कुलीन वर्ग से संबंधित था। प्लेटो के पिता का नाम एरिस्टियोन था और माता का नाम पेरेक्टियोन था। प्लेटो के पिता एथेंस के अंतिम सम्राट कॉर्डरस के वंशज थे और माता एथेंस के प्रसिद्ध विधि शास्त्री सोलन के घराने से संबंध रखती थीं। पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए युवावस्था से ही प्लेटो क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत था और एथेंस की राजनीति में भाग लेने की महत्वाकांक्षा रखता था, परंतु समय और परिस्थितियों ने उसे एक कुशल राजनीतिज्ञ के स्थान पर महान राजनीतिक चिंतक बना दिया। लगभग 20 वर्ष की आयु में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आया, और जब तक सुकरात जीवित रहा प्लेटो उसका शिष्य बना रहा। हालांकि दोनों के व्यक्तित्व में बुनियादी अंतर था। सुकरात एक साधारण शिल्पकार का पुत्र था, जबकि प्लेटो का एक कुलीन घराने में जन्म हुआ था। दोनों में वैचारिक विभिन्नताएं होने के बावजूद भी सुकरात की शिक्षाओं ने प्लेटो को आकृष्ट किया। प्लेटो उसका शिष्य बना और उसके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर ही प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना, शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी और विवेक पर बल दिया। जब सुकरात को विषपान का दंड दिया गया, उस समय प्लेटो की आयु 28 वर्ष की थी। प्लेटो का
इस घटना पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने उसे राजनीति से विरक्त कर दर्शन की ओर आकृष्ट कर दिया। सुकरात, जो प्लेटो का गुरु था और प्लेटो की दृष्टि में विश्व का श्रेष्ठतम मानव था, इस घटना के बाद प्लेटो ने यह उद्घोषणा की कि जब तक शासक दार्शनिक, ज्ञानी और विवेकी नहीं होगा तब तक राज्य का कल्याण संभव नहीं हो सकता। प्लेटो ने अपने सप्तम पत्र में स्पष्ट लिखा है कि इस घटना के बाद मैं दर्शन शास्त्र की प्रशंसा में यह कहने को बाधित हुआ कि केवल इसी से व्यक्ति सार्वजनिक और वैयक्तिक न्याय का स्वरूप समझ सकता है, और मैंने यह कहा है कि राष्ट्र तब तक उपद्रव रहित नहीं होंगे जब तक या तो सच्चे और वास्तविक दार्शनिकों की श्रेणी राजनीतिक पदों पर आरूढ़ नहीं होगी या राज्यों के शासक देवीय आदेश से दर्शन शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे। 399 ईसा पूर्व में अपने गुरु सुकरात को मिले प्राणदंड के बाद और तत्कालीन राजनीति में स्वार्थपरता और अज्ञानता को चरम पर देख प्लेटो को गहरा आघात लगा और उसने एथेंस छोड़ने का निर्णय किया। लगभग 12 वर्षों तक प्लेटो ने मिस्र और यूनान के नगर राज्यों की यात्राएं की। विभिन्न देशों और उनकी संस्कृति का प्लेटो ने अध्ययन किया। उसे इस दौरान कई कटु अनुभव भी हुए। वापस एथेंस लौटकर प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक शिक्षणालय खोला, जहां उसने अपने जीवन के शेष 40 वर्ष अध्ययन अध्यापन में व्यतीत किए। प्लेटो की अकादमी वैज्ञानिक अनुसंधान का एक शिक्षणालय और संस्थान दोनों ही थी। विचारक फोस्टर ने कहा, प्लेटो की अकादमी केवल बौद्धिक प्रशिक्षण का केंद्र मात्र नहीं थी, यह यूनानी जीवन को सुधारने के लिए आवश्यक राजवैज्ञानिकों तथा शासकों के निर्माण की कार्यशाला थी। प्लेटो की अकादमी को उस समय के लगभग सभी विद्वानों और शोधकर्ताओं की ज्ञान गरिमा का लाभ प्राप्त हुआ। प्लेटो की दृष्टि में अकादमी की स्थापना के 2 उद्देश्य थे। पहला, यह विशुद्ध शोध का केंद्र थी और दूसरा, यह राजनीति व कला के प्रशिक्षण की पाठशाला थी, जिसे विधायक और राजनेता तैयार करने के दायित्व का निर्वाह करना था। प्लेटो की अकादमी में गणित और ज्यामिति के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उसकी अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य अंकित था, गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ राजनीति विज्ञान, विधि शास्त्र, तर्कशास्त्र, आचार शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, मानव शास्त्र आदि अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अकादमी की सफलता इसी बात से पुष्ट होती है कि लगभग 900 वर्षों तक यह ज्ञान की किरणें फैलाती रही। इसे पश्चिमी जगत का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। 367 ईसा पूर्व में प्लेटो ने, जो कि उसका मूल मंतव्य था, दार्शनिक शासक के प्रशिक्षण और सत्य की खोज, जिस उद्देश्य से उसने एक विद्यापीठ की स्थापना की, जिस उद्देश्य से प्लेटो ने अपने रिपब्लिक नामक ग्रंथ की रचना की, परंतु प्लेटो को अंत में निराशा प्राप्त हुई क्योंकि वह दार्शनिक शासक के निर्माण में असफल रहा। इस उद्देश्य से प्लेटो ने सिराक्यूज की 3 बार यात्राएं की, परंतु वहाँ के शासक डियोनिशियस प्रथम और उसके बाद
के शासक डियोनिशियस द्वितीय को दार्शनिक शासक बनाने में वह असफल रहा और उसके हाथों प्लेटो को उपेक्षा, तिरस्कार, दंड प्राप्त हुआ। इस असफलता ने प्लेटो की संपूर्ण आदर्शवादी चिंतन श्रृंखला को तोड़ दिया। युवावस्था में प्लेटो ने एक आदर्श शासक के निर्माण की बात सोची, परंतु इस निराशाजनक अनुभव के आधार पर प्लेटो ने दार्शनिक शासक की धारणा को त्याग दिया और उसके स्थान पर एक ऐसे आदर्श शासक की धारणा स्वीकारी जो सार्वजनिक हित के लिए राजनीति की कला का प्रयोग करने में समर्थ हो। इस उद्देश्य से प्लेटो ने स्टेट्समैन नामक ग्रंथ लिखा, परंतु कुछ समय बाद ही अनुभव किया कि वास्तविक जीवन में ऐसे आदर्श शासक का मिलना भी लगभग असंभव है और तब प्लेटो ने लोज नामक ग्रंथ की रचना की। प्लेटो ने लोज में कानून को सर्वोच्च शासक माना। लोज शासकों में पाई जाने वाली मानवीय दुर्बलताओं को, कमजोरियों को ध्यान में रखकर लिखा गया प्लेटो का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में प्लेटो ने दार्शनिक शासक के शासन के स्थान पर दर्शन या विवेक द्वारा निर्मित विधि के शासन को मान्यता दी है। इस प्रकार प्लेटो ने लोज में राजनीति एवं शासन के क्षेत्र में दर्शन को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया है। तो जहाँ रिपब्लिक में वर्णित राज्य व्यवस्था को प्लेटो का सर्वोत्तम आदर्श या प्रथम आदर्श कहा जाता है, वहाँ लोज में वर्णित राज्य व्यवस्था को प्लेटो का उप आदर्श या द्वितीय आदर्श कहा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्लेटो ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक रिपब्लिक के आदर्श का पूर्ण त्याग नहीं किया था, अपितु इसी आदर्श को उसने एक नए और अधिक व्यवहारिक तरीके से लॉज में प्राप्त करने का प्रयास किया, और यह आदर्श है राजनीति को दर्शन का अनुकरण करना चाहिए। राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के कष्टों का अंत प्लेटो ने माना कि तब तक नहीं हो सकता जब तक राज्य के शासक दार्शनिक नहीं बन जाएं या दार्शनिकों को ही शासक नहीं बना दिया जाए। लगभग 81 वर्ष की आयु में 347 ईसा पूर्व अपने पीछे सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर यह महान दार्शनिक चिरनिद्रा में सो गया। प्लेटो ने कुल 36 ग्रंथ लिखे हैं। राजनीतिक दृष्टि से प्लेटो की 3 रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है, रिपब्लिक, पॉलिटिक्स और लोज। प्लेटो ने अपने सभी ग्रंथों की रचना प्रश्नोत्तर शैली या संवाद शैली में की है, जो वास्तव में प्लेटो के गुरु सुकरात की शैली है। इस शैली के अनुसार किसी विषय में अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न व्यक्तियों में वार्तालाप या संवाद होता है और यह वार्तालाप प्रश्नोत्तर के रूप में किया जाता है। प्लेटो ने इस शैली का अत्यंत कुशलतम और प्रभावशाली रूप में प्रयोग किया है। सभी ग्रंथों में सुकरात प्रमुख पात्र है और अन्य पात्र तत्कालीन यूनान के विभिन्न विद्वान हैं। इस शैली को विचार क्रांति के सर्वोत्तम एवं रुचिकर साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्लेटो की कृतियों में प्लेटो और उसके गुरु सुकरात के विचारों का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए विचारक मैक्सी ने कहा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में हम प्लेटो की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है रिपब्लिक, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।